आगे जाते हैं छायावाद की विशेषता। आखिर छायावाद की क्या क्या विशेषता है? कोई एक विशेषता मुझे बताइएगा कि छायावाद की क्या विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं या फिर प्रवृत्ति। चलिए बताइए पहली प्रवृत्ति क्या है, क्या होनी चाहिए? जब हमने कहा कि ये रस से भरा पूरा है, प्रकृति चित्रण इसमें है, नारी भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है, प्रेम है, तो अगर हम विशेषताएं कहते हैं तो विशेषता तो हम किससे लेते हैं? क्या होता है विशेषता? उसकी खासियत है ना, कि क्या खासियत है उसकी। मान लीजिए अभी मैंने हिलारुस का नाम नहीं लिया, मैं आपसे पूछूंगी, हिलारुस से मैं पूछूंगी कि हिलारुस आप अपने विषय में आप अपनी कुछ अच्छी अच्छी बातों को बताइए, अपनी खासियत क्या है आप मुझे बताइए। तो वही है ना कि आप उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, है ना। सिर्फ आपको ये ध्यान नहीं देना है कि हम हर बार किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और ये क्या है, उसकी क्या विशेषता है, हमने पढ़ लिया, लेकिन हम उसका अर्थ भी हमें जानना चाहिए या फिर विशेषता हम किस चीज से, किस संदर्भ में हम लेते हैं। ठीक है, तो विशेषता हम उसकी खासियत से लेते हैं कि क्या खासियत है उस युग में। ठीक है, तो हम यहाँ पर छायावाद से हम ले रहे हैं, इसलिए छायावाद की खासियत हमें जानना है कि क्या क्या खासियत है। ठीक है, तो पहली खासियत क्या है, पहली विशेषता क्या है? आत्मव्यंजना, है ना, आत्मव्यंजना। आत्म-अभिव्यंजना, इसमें क्या होता है? आत्म-अभिव्यंजना, दो शब्द है यहाँ पर, आत्म और अभिव्यंजना, है ना, आत्म और अभिव्यंजना। यहाँ पर ये आपका क्या है? आत्म एक शब्द है और यहाँ पर और आकार है, अभिव्यंजना। तो क्या हो जाएगा? आत्म यानी स्वयं, अभिव्यंजना यानी उसको प्रदर्शित करना, कहना, बोलना, तो स्वयं के बारे में बोलना, आत्म अभिव्यंजना। तो यहाँ पर आप देखिएगा अक्सर इस युग के जितने भी कवि हुए हैं, है ना, जितने भी कवि हुए हैं वे अपनी आत्म अभिव्यंजना करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं आंसू काव्य की। किसकी कृति है आंसू? प्रसाद जी की है ना। प्रसाद जी की आंसू जो काव्य है उसमें प्रसाद जी अपने दुखों को याद करते हैं, अपने दुखों के बारे में बात करते हैं, या फिर सरोज स्मृति की बात हम करें। सरोज स्मृति के लेखक कौन है, कवि कौन है? सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। तो सरोज स्मृति में क्या है, किसके बारे में कहा गया? सरोज स्मृति, सरोज स्मृति सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या कहा जाता है? हाँ, कोई बोले, आप बोले, जोर से बोलो। शोक गीत कहा जाता है हिंदी साहित्य में, है ना। हम शोक गीत के नाम से जानते हैं सरोज स्मृति को। ठीक है, ये आपका शोक गीत है। तो सरोज स्मृति में हम सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री है सरोज, है ना, और तुरंत उसकी पत्नी की मृत्यु, उसके तुरंत बाद में अपने बेटे की मृत्यु को वो सहन नहीं कर पाते हैं, है ना, और अपनी पुत्री की याद में ही उन्होंने इस काव्य को लिखा है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे लंबी कविता भी इसे माना जाता है। ठीक है, सरोज स्मृति को। साथ में राम की शक्ति पूजा भी है ना, कुकुरमुक्ता भी है, जिसे लंबी कविता माना जाता है। लेकिन अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहला नाम अगर आएगा तो ये आपका सरोज स्मृति। ठीक है, तो निराला जी ने स्वयं अपनी पुत्री के बारे में लिखा है, उसी की याद में, स्मृति यानी याद होता है ना, याद, तो उसी की याद में उन्होंने इस काव्य को लिखा है और जिसे हम शोक गीत कहते हैं। तो अपने बारे में लिखना है, या फिर उनका जीवन कैसा रहा, किस तरह से उनका जीवन बीता, किससे किससे वो मिले, हर एक बातों का वर्णन वो इस काव्य में करते हैं, यानी आत्म अभिव्यंजना, यानी स्वयं की बातों को वो करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा चीज देखें तो हम क्या, दूसरी विशेषता क्या होगी? हाँ, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य ना। अगर हम बात करें तो काव्य सौंदर्य,
काव्य सौंदर्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जब हम काव्य कह रहे हैं, काव्य तो हम जानते हैं, कविता, सौंदर्य, सुंदरता, है ना? तो काव्य सौंदर्य यानी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजों का आप इसमें प्रयोग देखने पाते हैं, है ना? तो वो किस रूप में आप पाते हैं? रस के रूप में पाते हैं, है ना? रस के रूप में आप पा रहे हैं, अलंकार के रूप में पाते हैं, छंद के रूप में पाते हैं और प्रतीक के रूप में आप पाते हैं। तो आप देखिएगा तो काव्य सौंदर्य कैसे बढ़ता है। चलिए काव्य सौंदर्य की बात हम बाद में करते हैं। हम अपने आप की सुंदरता कैसे बढ़ाते हैं? कैसे बढ़ाते हैं अपने आप की सुंदरता? हमने साधारण कपड़े से पहन लिए, है ना? हमने साधारण कपड़े पहन लिए, अब हम सुंदरता कहेंगे। हम बिना आभूषण ग्रहण किए भी हम सुंदर लग सकते हैं, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है? हमें और अधिक सुंदर दिखना है। यही होती है ना? यही होती है कि हमें और अधिक सुंदर दिखना है। इसीलिए बहुत सारे गहने, बहुत सारे आभूषण हम अपने आप में लाद लेते हैं। इसे हम लादना कहते हैं, जिसे हम प्राचीन काल में, प्रारंभ में, जिसे एक प्रकार से कहा जाता है कि जेल में जिसे डाला जाता था उसे हथकड़ी पहनाई जाती थी, जिसे आज हम स्त्रियां जो है चूड़ियों के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं, एक प्रकार से वो हथकड़ी है ना? प्रारंभ में जिसे हथकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो पायल का जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, पायल, गले में जो माला पहनती हैं, वो सब पहले के समय में एक जिसे सजा दिया जाता था उसके लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन धीरे धीरे तकनीक ने इसका स्वरूप ही बदल दिया, है ना? और जिसकी वजह से आज हम जिसे चूड़ी कह रहे हैं, गले का हार कह रहे हैं, पायल कह रहे हैं, उसको हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। और फिर वो क्या हो रहा है? आभूषण के रूप में उसे प्रयोग कर रहे हैं। और लड़के क्या कर रहे हैं? क्योंकि लड़कों की प्रवृत्ति शुरुआत से ही रही है कि सजा देना, है ना? उन्हें वो सारी चीजें पहनाना, हथकड़ियां डालना। तो इसीलिए एक प्रकार से आप देखिएगा आज के समय में लड़कों के पास ना पायल पहनते हैं, ना गले में माला पहनते हैं, ना ही क्या कोई चीज वो नहीं पहनते हैं, अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो, है ना? लेकिन हम जब ठीक है काव्य सौंदर्य पर आते हैं तो सौंदर्य किससे बढ़ता है? आभूषण से बढ़ता है ना? आभूषण। तो काव्य के आभूषण क्या है? यही सारी चीजें हैं, रस है, अलंकार है, छंद है, जो प्रतीक के माध्यम से जो जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो सारी चीजें जो है वो आपका अलंकार है, यानी आभूषण है ना? जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, अलंकार को किसे कहते हैं? अलंकार आभूषण, अलंकार यानी आभूषण, है ना? अलंकार यानी आभूषण। तो हम यहाँ पर आभूषण की बात करेंगे। रस क्या है? जहाँ पर भावनाओं की अभिव्यक्ति हो, चाहे वो गुस्सा वाला अभिव्यक्ति हो, प्रेम वाली अभिव्यक्ति हो, है ना? या फिर डर वाली अभिव्यक्ति हो, हर चीजों की अभिव्यक्ति आपकी जो कविता में आपको जितने भी कवियों ने आपको दिखाई है वो सब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि काव्य की सुंदरता इस युग के कवियों ने किस किस प्रकार से बढ़ाई है ना? अगर हम बात करें तो बहुत सारी कविताएं हैं जो हमारे अपने खुद के सिलेबस में भी है। आप उन पंक्तियों को देखिएगा कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल है। आप शब्द देखिएगा, आप देखिएगा अलंकार हम देखते हैं, है ना? अनुप्रास अलंकार के बारे में हम जानते हैं, रूपक अलंकार के बारे में जानते हैं, है ना? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में जानते हैं। तो ये सारे अलंकारों के माध्यम से, अधिकतर अलंकारों के माध्यम से ही इस युग के कवियों ने अपनी बातों को महत्व प्रदान किया है। अब ये काव्य सौंदर्य भी उनका एक महत्वपूर्ण भाग है। और बात करें तो विशेषता की, तो महत्वपूर्ण विशेषता भी काव्य सौंदर्य है। ठीक है, अगला तीसरा क्या है? जिसकी विशेषता क्या होगी? हाँ, प्रेम की अनुभूति, है ना? प्रेम की अनुभूति है, प्रेम की अभिव्यक्ति, है ना? प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे हुई है? इस काल के कवियों ने अपने प्रेम को कैसे उजागर किया है? किसके प्रति प्रेम को दिखाया है? किसके प्रति प्रेम को दिखाया है? किसके प्रति प्रेम है जी?
की जा रही है। अक्सर आप देखिएगा कि प्रकृति प्रेम की बातें इस युग की कवियों की प्रमुख विशेषता रही है ना। यानी प्रेम के अभिव्यक्ति, यानी अपने प्रेम को इस युग के कवियों ने किस प्रकार से उजागर किया है। प्रकृति तो है ही, साथ में जो अज्ञात सत्ता है उसके प्रति जो प्रेम है उसको भी यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा जी को आप लीजिएगा, तो महादेवी वर्मा का मुख्य विषय क्या है? दुख और वेदना, है ना, दुख और वेदना। और उसी के माध्यम से उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया है। कैसे दर्शाया है? मैं नीर भरी दुख की बदली, हमने पढ़ा है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी वो अपने दुख को पूरे समस्त विश्व के सामने रखती हुई नजर आती है और अपने उस अज्ञात सत्ता को से प्रार्थना करती है ना, कि जो मेरा जो दुख है वो बादल के समान है ना, और मेरे जैसा दुख किसी का ना हो, ऐसा वो कहती है। तो जो प्रेम उन्होंने मधुर मधुर मेरे दीपक जल में भी किया है ना, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में भी किया है, कि वो कैसे उस अज्ञात सत्ता से प्रेम करती है और उस तक पहुंचना चाहती है ना, पहुंचना चाह रही है ना, इसीलिए वो अपने दीपक को, अपने हृदय के दीपक को धीरे धीरे जलने के लिए कह रही है, ताकि वो जो मार्ग है, वो जो रास्ता है वो उसे दिखे, ताकि उस अज्ञात सत्ता तक वो पहुंच सके, अपने प्रियतम तक पहुंच सके, है ना। अब बात करते हैं, जब हम प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या है, क्या नाम आता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध शब्द जो है, मैंने पहले आप सबों को बताया होगा, ये क्या है? ये इनका उपनाम है ना। इनका सिर्फ नाम, मूल नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध जो है इनका मूल नाम है। तो एक नाम आता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? जब हम इस नाम को हम जान रहे हैं, जब हम प्रेम के अभिव्यक्ति कह रहे हैं, तो ये नाम हम सबसे पहले लेंगे और खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य है। किस काव्य को कहा जाता है? खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। सुना है ना, बताया गया है, फिर भी हम सभी भूलते हैं। प्रिय प्रवास, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ये आपके लिए काम रहेगा, है ना। मैं इसी से नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जब हम 1918 इसी समय सीमा मान रहे हैं, लेकिन ये अयोध्या सिंह उपाध्याय भी छायावाद के कवियों के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास। इस रचना में यहाँ पे राधा कृष्ण के प्रेम की बात हुई है ना, राधा कृष्ण के प्रेम की बात हुई है। और जब राधा कृष्ण कहते हैं तो जायज सी बात है कि वहाँ पर प्रेम की बातें आएंगी, है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी अपने काव्य में इस तरह की बातों का वर्णन किया है, प्रेम की बातों का वर्णन किया है। ठीक है, और बात करें हम जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद में कामायनी महाकाव्य है। हमने कामायनी भी खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य है, लेकिन हम प्रथम महाकाव्य कह रहे हैं प्रिय प्रवास। ठीक है, जब हम कामायनी की बात करते हैं तो यहाँ पर श्रद्धा, इड़ा और मनु के माध्यम से जिस प्रकार की प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है उसका वर्णन देखने लायक है। कामायनी, है ना, कामायनी महाकाव्य। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है कामायनी का? 1935 ईस्वी, है ना। 1935 ईस्वी में हम जानते हैं कि कामायनी का प्रकाशन हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य में भी 3 पात्र के माध्यम से, इड़ा, श्रद्धा और मनु, ये 3 पात्र हैं, उसके माध्यम से उस प्रेम को दिखाने का प्रयास किया है, जो त्रिकोण प्रेम था, है ना। इस प्रेम को दिखाने के यहाँ पे प्रयत्न किया है। ठीक है, तो अधिकतर आप देखिएगा सिर्फ किसी खास व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम नहीं था इस युग के कवियों में, यहाँ प्रकृति के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता अगर हम बात करें तो क्या है? जिसे हम कहते हैं प्रकृति चित्रण, है ना, प्रकृति चित्रण। ठीक है, और प्रकृति चित्रण को अगर हम कहें तो इस
बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है प्रकृति चित्रण। कैसे? क्योंकि अधिकतर क्या सभी कवियों ने इस युग में प्रकृति का चित्रण किया है ना? प्रकृति का चित्रण सबों ने किया है। अब तक हमने जितने भी कविताएं देखी हैं सब में प्रकृति चित्रण है। आप नाम बता सकते हैं कविताओं का नाम जिसमें प्रकृति चित्रण हुआ है? आप नाम बता सकते हैं जिसमें प्रकृति चित्रण हुआ है? हमने अभी तक बहुत सारी कविताओं को देखा है, तो प्रकृति चित्रण कहाँ कहाँ आपको देखने को मिला अभी तक? नौका विहार, आपने देखा नौका विहार, जब हम नौका विहार कर रहे थे, है ना? तो नौका विहार में पूरा यहाँ पर क्या है? प्रकृति चित्रण से भरा हुआ है जी। यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं? उस समुद्र में घूमना चाह रहे हैं, वो घूम रहे हैं और उस दरमियान उसे जो भी चीजें दिख रही हैं उन सारी चीजों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी प्रकृति की जो वर्णन यहाँ पे आप देख पाते हैं किस रूप में हुआ है? तारों के रूप में हुआ है, बालू के रूप में हुआ है, जो नदियां हैं यानी जो पानी है जो बह रहा है उसके रूप में हुआ है, जो पेड़ पौधे जो रात के अंधेरे में जो दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग सा दिखाई दे रहा है, उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। चांद का वर्णन हुआ है रात के अंधेरे में, चांदनी रात का, है ना? तो चांदनी रात में जैसे पानी जैसे दिखाई देता है उसका वर्णन उन्होंने वहाँ पर बहुत अद्भुत तरीके से किया है। ठीक है, तो नौका विहार में हम देख पाते हैं। और कौन सी रचना है जिसको हमने पढ़ा है? तो बात करें तो अभी हमने कामायनी देखा था, इस कामायनी में भी आपको प्रकृति चित्रण है और इसमें है, हाँ दोस्त बोलो, हमने गंगा वर्णन किया, गंगा वर्णन किया है ना? किसकी कृति है गंगा वर्णन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है गंगा वर्णन। इसमें भी आप देख पाते हैं कि गंगा नदी का वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रकृति के अंतर्गत ही है ना, ये सब प्रकृति की है हमारी। तो इसी का वर्णन आप देखिएगा कि किस प्रकार से इस युग के कवियों ने अपने काव्यों में प्रकृति के चित्रण का भर के उपयोग किया है। ठीक है, और मातृभूमि कविता हमने देखा है, मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त जी की, नहीं हुआ है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो मातृभूमि है इस कविता में भी आप देख पाएंगे कि कैसे इस मातृभूमि इस हमारे भारत देश के अपोध सौंदर्य का यानी अविश्वसनीय सुंदरता का वर्णन यहाँ पर है ना? और हिमाद्री तुंग श्रृंग से इस कविता में भी आप देख पाएंगे, है ना? हमने शुरू किया है, हम देख पाते हैं कि कैसे हिमालय जैसे पर्वत का वर्णन है, बर्फ का वर्णन है, सुंदर जो ऊंची चोटियां हैं उसका वर्णन है ना? तो हम देख पाएंगे कि छायावाद के समस्त कवियों ने एक प्रकार से प्रकृति चित्रण किया है। और जब हम प्रकृति चित्रण कहते हैं तो एक नाम खास कर लिया जाता है इस युग के कवि का कि प्रकृति के सुकुमार कवि। हम किसे कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार। प्रकृति के सुकुमार कौन है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, है ना? तो सुमित्रा नंदन पंत ने अपने संपूर्ण काव्यों में कहा जाए तो सभी काव्यों में उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। तो सुमित्रा नंदन पंत की किसी एक रचना का नाम बता सकते हैं आप जिसमें प्रकृति का चित्रण हुआ है? आपके अपने सिलेबस में है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए बताइए सुमित्रा नंदन पंत की किसी एक रचना, किसी दो रचना के बारे में बताइए। प्रथम रश्मि सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण काव्य अगर हम कहें प्रकृति में तो क्या है? प्रथम रश्मि। इसमें तो पूरा का पूरा प्रकृति के बारे में ही वर्णन है जी। हाँ, प्रथम रश्मि और नौका विहार, है ना? प्रथम रश्मि और नौका विहार। इसमें आप देखिएगा कि इसीलिए हम यहाँ पर प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से हम जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, ये प्रकृति से संबंधित ऐसी बातों का, ऐसी चीजों का वर्णन करते हैं कि हम उससे चित्रमयी भाषा, चित्रमयी काव्य के रूप में देखते रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में तुरंत वो चित्र उभर कर सामने आता है ना? जैसे हमने प्रथम रश्मि हमने देखा था तो आपने महसूस किया होगा
प्रश्न कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है, तुम तो अपने मुंह को अपने पंखों की ओट में छिपा के रखी थी, फिर अचानक से तुम्हें कैसे पता चल गया जब समस्त सृष्टि सो रही थी तब, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें तुरंत उस चित्र का अंकन हमारे मस्तिष्क में कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपका प्रकृति चित्रण में आ जाता है। तो ये एक खासियत है छायावाद की, है ना। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता क्या है? अगर हम कहें तो अगली विशेषता क्या है? नारी भावना, है ना। नारियों के प्रति भी इस युग के कवियों में गहरा आभार, उन्होंने प्रकार से उन्होंने आभार व्यक्त किया है इसलिए, है ना, कि नारियों को उन्होंने कभी भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो नारी भावना, जब हम रीतिकाल पढ़ते थे तो नारी को किस रूप में इस युग के कवियों ने लिया था? रीतिकाल में सिर्फ भोग की वस्तु के रूप में उन्होंने नारी का उपयोग किया था, है ना, कि उन्हें छीना जाता था, उनके लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, उस जबरन उनका घर लाया जाता था, जबरन विवाह किया जाता था। ऐसी चीजों का वर्णन इस युग में जितने भी कवि थे रीतिकालीन कवि वो करते थे। लेकिन जब छायावाद की कवियों की बात करें तो छायावाद में नारियों के प्रति जो भावना रही है वो अद्वितीय है ना। तो इस युग में प्रसाद जी की एक पंक्ति है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। क्या कहते हैं? वो श्रद्धा कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, है ना। तो ये जो पंक्ति है एक नारी के लिए सम्मान की बात है कि उन्हें वो श्रद्धा कर रहे हैं, वो पीयूष स्रोत से बहने के लिए कह रहे हैं, है ना। पीयूष स्रोत से, पीयूष का क्या होता है? पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जो तुम्हारा जो जीवन है, ये जो तुम्हारा जीवन है उसमें तुम ऐसे बहा करो, यानी जीवन के सुंदर समतल में पीयूष स्रोत से अमृत के समान तुम बहो, यानी तुम्हें जो भी पाने वाला, तुम्हें जो भी देखने वाला वो तुम्हारे लिए वो एक अमृत समान बन जाए, है ना। यानी अमृत के समान वो बहने के लिए कहते हैं, पीयूष के समान, ठीक है। अगली विशेषता क्या है? रहस्यवाद, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया है ना। रहस्यवाद, रहस्यवादी भावना, है ना। तो इसमें क्या है? इस युग के कवियों ने अपने अज्ञात सत्ता को पाने के लिए जी जान लगा दी है। जिसमें अगर हम बात करें तो सभी छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ थे, उनके सभी काव्यों में आपको रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है। लेकिन जो सबसे पहला नाम आता है उनमें से महादेवी वर्मा का नाम पहला आता है छायावाद में, है ना। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा अक्सर अपने प्रियतम को याद करती है, उससे मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। अपने उसका प्रियतम कौन है? वही अज्ञात सत्ता जिसको उसने नहीं देखा है, लेकिन उसे विश्वास है कि एक दिन वो उससे मिलेगी, एक दिन उसे वो पाएगी, है ना। तो वही है। तो रहस्यवाद में जो हमारी जो आध्यात्मिक भावना होती है ना, आध्यात्मिक भावना जो होती है उसकी अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं, उसी का वर्णन रहस्यवाद होता है। रहस्यवाद गहरे अर्थ, यानी हम कह रहे हैं कुछ और लेकिन उसका अर्थ कहीं और निकल रहा है, यानी हम कुछ और बात कर रहे हैं लेकिन गहरे अर्थ में उसका अर्थ कहीं दूसरे जगह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगली विशेषता क्या है? दुख और वेदना। दुख और वेदना तो महादेवी वर्मा का प्रिय विषय रहा है ना। दुख और वेदना, एक प्रकार से दुख और वेदना ही महादेवी वर्मा के जीवन का संपूर्ण सार है, हम कह सकते हैं, है ना। महादेवी वर्मा भी ले सकते हैं दुख और वेदना। और दूसरा नाम कौन आता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने अपने लगभग जो सरोज स्मृति काव्य है उसमें उन्होंने अपने दुखों की ही कथा की है ना। अपने संपूर्ण दुख को उन्होंने व्यक्त किया है, स्मृति यादों के रूप में अपनी पत्नी की यादों को उन्होंने व्यक्त किया है, अपनी पुत्री के द्वारा जो दुख उसे मिला वो सारे दुखों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो छायावाद का एक प्रमुख विशेषता ये भी है दुख और वेदना, ठीक है। अगली विशेषता, अगली विशेषता हम क्या कहेंगे? राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, यानी राष्ट्रीयता हम कह सकते हैं, है ना। या तो आप राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति या फिर
राष्ट्रीयता। तो इस युग के कवियों ने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है उसको इन्होंने यहाँ पर उजागर किया है ना। अगर हम देखें तो ये आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई थी तब से ही इसका शुरुआत प्राय सभी लेखकों ने किया था। लेकिन हम देखें तो छायावाद में राष्ट्रीयता की भावना भी भरी हुई है। कैसे? पुष्प की अभिलाषा नाम सुना है आपने? पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी सुना है आपने? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। इस रचना में उन्होंने उन वीर सैनिकों से आग्रह किया है कि तुम उसी राह पर जाना, क्या बोलते हैं, यानी इस राष्ट्र के व्यक्तियों को वो संबोधित करते हैं कि जिस जगह पर हमारे देश के वीर सैनिक शहीद हुए हैं उसी राह पर तुम जाना, है ना, उसी राह पर तुम जाना। ठीक है। तो राष्ट्रीयता की भावना की अगर बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी और प्रसाद जी भी अपनी रचना में करते हैं। जैसे हमने कहा था कि चंद्रगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद जी की, उसमें एक प्रमुख पंक्ति है अरुणय यह मधुमय देश हमारा। एक लाइन है अरुणय यह मधुमय देश हमारा। ये जो लाइन है उसमें हमने एक कविता इससे पहले हमने पढ़ी थी, हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी इसका जिक्र है कि राजकुमारी अलका जो है अपने देश के लिए समर्पित होती हुई दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना का वर्णन यहाँ पे इस युग के कवियों में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है ना। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से इस युग के कवियों ने अपनी बातों को इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ना। और खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए, यानी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने किया है और अपने जो आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता या फिर कह सकते हैं जो प्रकृति चित्रण, प्रेम की अभिव्यक्ति या फिर नारी भावना से लेकर राष्ट्रीयता तक उन सारी बातों का वर्णन